हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक असली गेम चेंजर होने वाला है जो यूपी टेट, सुपर टेट या सीटेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में एक ऐसा विषय है जिसे देखकर अक्सर पसीने छूट जाते हैं। हाँ, और वो है संधि। सही कहा। लेकिन आज हम किताबी नियमों और रटने वाले जो पुराने उबाऊ तरीके हैं ना, उनको किनारे रखने वाले हैं। आज की यह चर्चा एक बहुत ही शानदार विजुअल और ऊर्जा से भरपूर स्रोत सामग्री पर आधारित है। जो कि वीआईपी विवेक सर की 3D क्लासेस का प्रेजेंटेशन है। एकदम सही। इसका मुख्य उद्देश्य संधि के नियमों को रटने के बजाय उसे विजुअल ट्रिक्स और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक लॉजिक के जरिए समझना है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि कैसे ये ट्रिक्स परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल में कीमती समय बचा सकती हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचें तो केवल कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि स्मार्ट वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वाकई एक एक सेकंड भारी पड़ता है वहाँ। हाँ, और व्याकरण कोई मनगढ़ंत नियमों का पुलिंदा नहीं है। ये एक विज्ञान है। हाँ। और जब इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया जाए तो संधि जैसी जटिल चीज भी एक मजेदार पहेली लगने लगती है। तो मतलब संधि कोई सजा नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल में संधि का विकास ही इसलिए हुआ था ताकि इंसान तेजी से और बिना रुके बात कर सके। ये भाषा के प्रवाह को आसान बनाने का एक प्राकृतिक तरीका है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है जी। तो चलिए उसी प्राकृतिक विज्ञान से शुरू करते हैं। इस स्रोत सामग्री की पहली स्लाइड में ना एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल है। हाँ, वो टकराव वाला विजुअल। हाँ, कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में दो अलग अलग ऊर्जा के गोले हैं। एक पर आधा स लिखा है और दूसरे पर अ, और वो दोनों पूरी गति से आकर एक दूसरे से टकराते हैं। और उस टकराव से क्या होता है? उस टकराव से एक चिंगारी निकलती है और एक नया ही रूप पूरा स बन जाता है। इस विजुअल के जरिए ये समझाया गया है कि संधि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल है, जिससे एक विकार यानी बदलाव पैदा होता है। सही बात है। जैसे जब सत्य और आग्रह टकराते हैं तो वो सत्याग्रह बन जाते हैं। वो टकराव वाला विजुअल वाकई बहुत सटीक है। ये याद दिलाता है कि संधि केवल शब्दों को पास पास रख देना नहीं है, बल्कि उनके ध्वनियों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया है। रासायनिक प्रतिक्रिया, ये शब्द बहुत सही है इसके लिए। हाँ, क्योंकि जब कोई तेजी से सत्य और आग्रह बोलता है तो अ और आ की ध्वनि आपस में टकराकर एक बड़ा आ बन जाती है, और यहीं पर संधि विच्छेद की अवधारणा सामने आती है। तो विच्छेद को कैसे समझे? अगर संधि ध्वनियों का जुड़ना है तो विच्छेद उन जुड़ी हुई ध्वनियों को वापस उनकी मूल अवस्था में लाना है। इसे एक जिगसॉ पजल की तरह देखा जा सकता है। अच्छा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि जब इस पजल के टुकड़ों को अलग किया जाता है तो दोनों टूटे हुए शब्दों का अपना एक स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होना चाहिए। रुकिए, इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। क्या किसी भी शब्द को बीच से तोड़ देना विच्छेद नहीं कहलाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक शब्द है दीपावली, क्या इसे दीपा प्लस वली में तोड़ना गलत होगा? आखिर शब्द तो बीच से टूट ही रहा है। देखिए, व्याकरण के सख्त नियमों के हिसाब से ये एकदम गलत होगा, क्योंकि वली का यहाँ कोई स्वतंत्र सार्थक अर्थ नहीं बैठता और दीपा भी यहाँ मूल शब्द नहीं है। तो सही विच्छेद क्या होगा? सही विच्छेद है दीप, जिसका अर्थ है दीपक, और अवली, जिसका अर्थ है पंक्ति। तो पूरा अर्थ बना दीपों की पंक्ति। दोनों टुकड़ों का अपना एक अर्थ है और यही सही विच्छेद की सबसे बड़ी पहचान है। ये तो बहुत तार्किक है। परीक्षा में परीक्षक अक्सर ऐसे ही मिलते जुलते लेकिन अर्थहीन विकल्प देकर उम्मीदवारों को उलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। सिर्फ शब्द को तोड़ना काफी नहीं है, उसका मूल अर्थ भी बचना चाहिए। एकदम सही। और इसी ध्वनि प्रतिक्रिया के आधार पर व्याकरणविदों ने संधि को 3 मुख्य भेदों में बांटा है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रो टिप इस वीआईपी विवेक सर वाली सामग्री में हाईलाइट की गई है वह ये है कि परीक्षा के पिछले प्रश्न पत्रों को देखने पर पता चलता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। स्वर संधि से? तो फिर हमारा पूरा ध्यान भी इसी पर होना चाहिए। स्वर संधि का मतलब है जब एक स्वर ध्वनि किसी दूसरी स्वर ध्वनि से टकराती है ना? बिल्कुल। और क्योंकि हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग बहुत ज्यादा और विविधतापूर्ण होता है,
इसलिए परीक्षाओं में परीक्षक इसी हिस्से से सबसे ज्यादा सवाल बनाते हैं। तो चलिए स्रोत सामग्री में स्वर संधि के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें 5 जादुई रत्नों की तरह पेश किया गया है, उन पर आते हैं। हर एक की अपनी एक विजुअल ट्रिक है। हाँ, ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं। पहला रत्न है दीर्घ संधि। इसकी ट्रिक बताई गई है कि शब्द में हमेशा बड़ी मात्रा देखनी है। क्या ये नियम वाकई हर जगह लागू होता है या इसमें कोई अपवाद भी है? ज्यादातर मामलों में ये ट्रिक बिल्कुल सटीक काम करती है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा या विशाल। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। लॉजिक क्या है इसका? जब 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर अपने ही परिवार के बड़े सदस्य यानी दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, चाहे छोटे अ से छोटा अ मिले या बड़े आ से छोटा अ मिले, परिणाम हमेशा बड़ा आ ही होगा। अच्छा, जैसे सामग्री में दिया गया भानु और उदय का उदाहरण? बिल्कुल। भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है। जब ये दोनों टकराते हैं तो न पर बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है और भानुदय बन जाता है। तो बड़ी मात्रा देखी और तुरंत पहचान लिया कि ये दीर्घ संधि है। एकदम सही। ठीक है, तो जब समान स्वर टकराएं तो वे बड़े हो गए, लेकिन क्या होगा अगर अलग अलग स्वर आपस में टकरा जाएं? वहीं से तो दूसरा नियम आता है। हाँ, मान लीजिए अ के साथ ई आ जाए। यहीं से दूसरा रत्न सामने आता है, गुण संधि। इसकी ट्रिक ये बताई गई है कि शब्द की छत पर बस एक मात्रा देखनी है, या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा। क्या ये इतना ही सरल है? परीक्षा के दबाव वाले माहौल में ये ट्रिक बहुत कारगर है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी समझना जरूरी है ताकि गलती ना हो। विज्ञान कैसे काम करता है यहाँ? गुण संधि तब होती है जब अ या आ के बाद कोई बिल्कुल भिन्न स्वर आ जाए। जब अ के साथ ई मिलता है तो दोनों ध्वनियां मिलकर ए बन जाती हैं। अगर अ के साथ ऊ मिलता है तो वे ओ बन जाते हैं। महा और इंद्र वाले उदाहरण की तरह? हाँ, महा और इंद्र को देखिए। आ और ई मिले, ए बन गए और शब्द बना महेंद्र। ह के ऊपर एक मात्रा आ गई। इसी तरह पर और उपकार मिलकर परोपकार बन जाते हैं। र पर ओ की एक अकेली मात्रा। तो एक मात्रा मतलब गुण संधि। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा नियम भी है जो इस एक मात्रा वाली ट्रिक से अलग हो? हाँ, और अक्सर वहीं से सबसे मुश्किल सवाल बनते हैं। वो क्या है? अगर अ या आ के बाद री यानी ऋषि वाला री आ जाए तो वो अर बन जाता है। जैसे देव और ऋषि मिलकर देवर्षि बनते हैं, या महा और ऋषि मिलकर महर्षि। महर्षि, हाँ। इसमें तो ऊपर मात्रा नहीं है। सही कहा। यहाँ छत पर मात्रा नहीं बल्कि आधारा यानी रेफ आता है। इसलिए केवल ट्रिक पर निर्भर रहने के बजाय शब्दों को बोलकर देखना भी बहुत जरूरी है। ये री वाला नियम वाकई उलझा सकता है, इसे ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर, वृद्धि संधि। ये मेरी पसंदीदा ट्रिक्स में से एक है। इसकी विजुअल ट्रिक ये है कि वृद्धि का मतलब होता है विकास या बूढ़ा होना। मतलब अगर गुण संधि में छत पर एक मात्रा थी तो यहां मात्राएं बढ़कर 2 हो जाएंगी, यानी अए या औ की मात्रा। इसे बूढ़ा या विकसित रूप कहना याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, और लॉजिक के स्तर पर यह गुण संधि का ही अगला चरण है। कैसे? गुण संधि में अ के साथ ई या ऊ मिल रहे थे। वृद्धि संधि में अ या आ का मेल ए, ओ या अ से होता है। जैसे अ और ए मिलेंगे तो क्या होगा? जब अ का मेल ए से होता है तो वो ए में बदल जाता है। सदा और एव का उदाहरण इसका सटीक प्रमाण है। सदा का आ और एव का ए मिलकर ए बन गए और शब्द मिला सदैव। बिल्कुल। द के ऊपर 2 मात्राएं देखते ही इसे वृद्धि संधि के रूप में पहचाना जा सकता है। इसी तरह महा और औषधि मिलकर महौषधि बनते हैं। यहां तक तो मात्राओं का खेल था, लेकिन अब जो चौथा प्रकार आ रहा है, यण संधि, यहां बात बहुत ही रोचक हो जाती है। हाँ, क्योंकि इसकी मास्टर ट्रिक मात्राओं पर नहीं बल्कि आधे अक्षरों पर आधारित है। नियम यह है कि शब्द के बीच में य, व या र के ठीक पहले कोई आधा अक्षर आएगा। ऐसा क्यों होता है कि अचानक से एक अक्षर बीच में आधा रह जाता है? ये शायद स्वर संधि का सबसे तकनीकी और खूबसूरत हिस्सा है। वो कैसे? बाकी तीनों संधियों में 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर रूप ले रहे थे, लेकिन यण संधि में पहला स्वर पूरी तरह से अपना रूप बदलकर व्यंजन बन जाता है। अच्छा, स्वर व्यंजन बन जाता है। हाँ, जब ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आता है
तो ई बदलकर य बन जाता है, क्योंकि ई की मात्रा जिस व्यंजन पर लगी थी वो मात्रा अब हट चुकी है, इसलिए वो व्यंजन आधा रह जाता है। कैसे, किसी उदाहरण से डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल। अति और अधिक का उदाहरण लेते हैं। अति में त पर छोटी ई की मात्रा है। हाँ। जब वो ई हटा और य बना तो त बेचारा आधा रह गया और शब्द बन गया अत्यधिक, य से पहले आधा त। ये तो एकदम गणित जैसा है। इसी तरह सु और आगत में उ बदलकर व बन जाता है और स आधा रह जाता है, बन गया स्वागत। व से पहले आधा स देखते ही तुरंत यण संधि की पहचान हो जाती है। वाह, ये लॉजिक तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। बिना समझे से रटना कितना मुश्किल होता। अब स्वर संधि का पांचवा और आखिरी जादुई रत्न देखते हैं, अयादि संधि। इसकी पहचान थोड़ी अलग है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये अधिकतर 3 अक्षर के शब्द होते हैं और इनके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके उच्चारण में छिपी है। जब इन शब्दों को बोला जाता है तो अय, आय, अव या आव की ध्वनि बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ध्वनि पर ध्यान देना इसमें। ऐसा ही। नियम कहता है कि जब ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वे क्रमशः अय, आय, अव और आव बन जाते हैं। जैसे न और अन मिलता है तो नयन बनता है, बीच में अय की ध्वनि आ रही है। एकदम सही। न और अक मिलता है तो नायक बनता है, आय की ध्वनि। पो और अन से पवन और पौ और अक से पावक बनता है। परीक्षा में अगर कोई 3 अक्षर का शब्द दिखे जिस पर मात्रा न हो तो उसे जोर से मन में बोलकर देखना चाहिए। स्वर संधि के ये 5 प्रकार सच में परीक्षा के लिए बहुत अहम हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, कई बार उम्मीदवार परीक्षा में दीर्घ और गुण संधि के बीच उलझ जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत होता है। क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां शब्द की छत पर एक मात्रा दिखने पर भी वो गुण संधि ना हो? ये एक बहुत ही पैना सवाल है। ट्रिक्स कभी भी आंख मूंद कर लागू नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए शब्द है राकेश। राकेश क पर एक मात्रा है। ट्रिक के हिसाब से ये गुण संधि है, जो कि सही भी है, राका प्लस ईश। लेकिन अगर शब्द है सेनापति, यहाँ स पर एक मात्रा है, लेकिन जब इसे तोड़ते हैं तो ये सेना और पति में टूटता है। यहाँ तो कोई वर्ण विकार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, दोनों शब्द बस पास आ गए हैं, इसलिए ये संधि है ही नहीं, बल्कि महज 2 शब्दों का संयोग है। इसीलिए विजुअल ट्रिक के साथ साथ शब्द का विच्छेद करके दोनों टुकड़ों का अर्थ खोजना सबसे बड़ी चाबी है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और व्यंजन तथा विसर्ग संधि के नियमों को डीकोड करते हैं। व्यंजन संधि का बेसिक नियम ये बताया गया है कि जब किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। हाँ, ये इसकी बुनियादी परिभाषा है। स्रोत सामग्री के इस हिस्से में एक बहुत ही अजीब लेकिन काम की ट्रिक दी गई है। यदि शब्द के अंत में श यानी शलजम वाला श आए तो विच्छेद करते समय वो ईश में बदल जाता है, जैसे मरेश का महा प्लस ईश। लेकिन क्या ये तकनीकी रूप से स्वर संधि का ही हिस्सा नहीं है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। महेश या नरेश असल में गुण स्वर संधि के ही उदाहरण है, क्योंकि आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। तो फिर इसे अलग से ट्रिक में क्यों रखा गया है? परीक्षा की तैयारी कराने वाली सामग्रियों में, जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में, अक्सर ऐसी ट्रिक्स को अलग से इसलिए बताया जाता है क्योंकि उम्मीदवारों को श वाले शब्दों का विच्छेद करने में बहुत दिक्कत होती है। वे अक्सर बड़ी ई वाले ईश की जगह छोटी ई वाला इश लिख देते हैं। जबकि ईश का अर्थ होता है ईश्वर या स्वामी। बिल्कुल। तो जब भी शब्द के अंत में श दिखे तो उसे ईश में तोड़ना एक सुरक्षित दाव होता है। लेकिन अगर हम शुद्ध व्यंजन संधि की बात करें तो वहां नियम ध्वनियों के कठोर और कोमल होने पर निर्भर करते हैं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं जिससे व्यंजन संधि का असली विज्ञान समझ आ सके? मान लीजिए शब्द है दिग्गज। जब इसे तोड़ा जाता है तो ये दिग प्लस गज नहीं होता, बल्कि दिक, क के नीचे हलंत प्लस गज होता है। दिक प्लस गज। नियम यह है कि जब किसी वर्ग का पहला कठोर व्यंजन जैसे क किसी कोमल ध्वनि जैसे ग से टकराता है तो वो कठोर व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अच्छा,
इसीलिए आधा क बदलकर आधा ग बन जाता है। बिल्कुल। और क्या व्यंजन संधि में कोई और ऐसा नियम है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है? व्यंजन संधि में एक बहुत दिलचस्प नियम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, त का नियम। जब त के बाद च आता है तो त भी आधा च बन जाता है, जैसे सत और चरित्र मिलकर सच्चरित्र बन जाते हैं। अच्छा, तो जो ध्वनि बाद में आ रही है वो पहले वाली ध्वनि पर अपना प्रभाव डाल रही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भीड़ में चलने वाले लोग आगे वाले की चाल के हिसाब से अपनी चाल बदल लेते हैं। बेहतरीन उपमा है। भाषा विज्ञान में इसे समीकरण या असिमिलेशन कहते हैं। इंसान के मुंह की मांसपेशियां हमेशा कम से कम मेहनत करना चाहती हैं। जाहिर है। सत बोलकर तुरंत चरित्र बोलने में जीभ को 2 बार अलग-अलग जगह टकराना पड़ता है, लेकिन सच्चरित्र बोलने में एक ही प्रवाह में काम हो जाता है। संधि असल में मानव स्वभाव के इसी शॉर्टकट खोजने की प्रवृत्ति का वैज्ञानिक रूप है। ये तो किसी गणित के फॉर्मूले जैसा लग रहा है। और अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। इसे एक मैजिक कॉलिन की तरह पेश किया गया है, जहां विसर्ग यानी वो 2 बिंदु अपना रूप बदलकर छुप जाते हैं। हाँ, विसर्ग संधि में वो 2 बिंदु बहुत खेल करते हैं। ये 3 मुख्य रूपों में बदलता है। पहला, ये ओ की मात्रा बन सकता है, जैसे मनः प्लस योग मिलकर मनोयोग बन जाते हैं। हाँ, और यहाँ उम्मीदवारों को बहुत सावधानी बरतनी होती है। क्यों? अभी हमने बात की थी कि ओ की मात्रा गुण संधि में भी आती है, जैसे परोपकार। तो मनोयोग और परोपकार में फर्क कैसे करें? विच्छेद करके। एकदम सही। यहीं पर विच्छेद का नियम काम आता है। अगर मनोयोग को गुण संधि के नियम से तोड़ें तो मन प्लस उयोग बनेगा, लेकिन उयोग का कोई अर्थ ही नहीं होता। जबकि विसर्ग संधि के नियम से तोड़ने पर मनः और योग बनता है, जहां दोनों शब्दों का स्पष्ट अर्थ है। और विसर्ग का दूसरा रूप है आधा र, यानी रेफ बन जाना। जैसे नीह प्लस धन में विसर्ग हटकर ध के ऊपर र बन जाता है, निर्धन। और इसका तीसरा परिवर्तन भी है, जहां ये आधे श या स में बदल जाता है, जैसे नी प्लस चल का निश्चल हो जाना। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि विसर्ग संधि में सबसे बड़ा सुराग यही है कि जब भी शब्द में आधा श, स या र दिखे तो एक बार उसे विसर्ग में बदल कर देखना चाहिए कि क्या दोनों तरफ सार्थक शब्द बच रहे हैं। एकदम सही। और एक छोटा सा अपवाद भी याद रखना चाहिए, जहां विसर्ग बदलता ही नहीं है। जैसे प्रातः प्लस काल मिलकर प्रातः काल ही रहता है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। ये स्पष्टता बहुत काम आएगी। अब हम अपनी इस गहन चर्चा के सबसे व्यवहारिक भाग पर आ गए हैं, चीट शीट और परीक्षा का असली टेस्ट। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। अब पर जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, इसका एक रैपिड फायर टेस्ट करते हैं। मैं एक स्थिति बताऊंगा और उसका नियम पहचानना है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, शुरू करते हैं। शब्द के बीच में एक बड़ी मात्रा दिख रही है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। दीर्घ संधि। समान स्वर आपस में टकराकर बड़े हो गए हैं। और अगर शब्द की छत पर सिर्फ एक मात्रा हो, जैसे ए या ओ। गुण संधि। बशर्ते विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का सही अर्थ निकल रहा हो। अगर वही मात्राएं बढ़कर 2 हो जाएं, ए या ओ। वृद्धि संधि। मात्राओं में वृद्धि या विकास हो गया है। या व या र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर आ जाए। यण संधि की मास्टर ट्रिक। कोई स्वर अपना रूप बदलकर व्यंजन बन गया है, जिससे पहला व्यंजन आधा रह गया। और अंत में 3 अक्षर का शब्द, कोई मात्रा नहीं, और बोलने पर अय, अव जैसी आवाज आए। अयादि संधि, जैसे नयन या पवन। बहुत मददगार हैं। अब इसी आधार पर श्रोत में दिया गया एक प्रैक्टिस सवाल लेते हैं। सवाल है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विकल्प हैं गुण, वृद्धि, दीर्घ या यण। अगर ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो विद्यालय में विद के बाद एक बड़ा आ का डंडा है। बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ संधि। और व्याकरण के हिसाब से? अगर इसे व्याकरण के चश्मे से तोड़ें तो ये विद्या प्लस आलय बनता है। दोनों में आ स्वर है, समान स्वर मिले और बड़े हो गए। एक और सवाल लेते हैं जो पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखा जाए तो परीक्षा हॉल में बैठा कोई भी उम्मीदवार सिर्फ उस शब्द को देखकर ही आधा काम कर सकता है। वो कैसे? अत्याचार शब्द में य से ठीक पहले आधा त आया है। हमारी चीट शीट तुरंत दिमाग में घंटी बजाती है। य व र से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि। हाँ, और नियम कहता है कि य असल में ई या ई से बनता है। इसलिए आधा त वापस पूरा होकर उस पर ई की मात्रा लग जाएगी, तो पहला शब्द बना अति।
और य के साथ जो आ की मात्रा है वो अलग होकर आचार बन जाएगी। तो सही विच्छेद हुआ अति प्लस आचार। ये तरीका परीक्षा में वो कीमती सेकंड बचाता है जो लाखों की भीड़ में किसी को बहुत आगे ले जा सकता है। विजुअल ट्रिक्स और व्याकरण का लॉजिक जब साथ मिलते हैं तो कोई भी मुश्किल सवाल आसानी से हल हो जाता है। बिल्कुल। चर्चा के अंत में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात सामने आती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूरी है। निश्चित रूप से मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता दिलाती है। नियमों को बिना समझे रटने के बजाय अगर उनके पीछे काम करने वाले पैटर्न और ध्वनियों के विज्ञान को समझ लिया जाए तो ज्ञान हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। ये सच है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि इस अध्ययन सामग्री के अनुसार अगला विषय समास होने वाला है। समास एक और ऐसा विषय है जहां बहुत भ्रम पैदा होता है। और जैसा कि स्लाइड्स में बार-बार एक रिमाइंडर भी है, अगर ये तरीके पसंद आ रहे हैं तो ऐसी और भी 3D क्लासेस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना एक अच्छा विचार हो सकता है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे महज एक मात्रा के जुड़ने से या किसी आधे अक्षर के आ जाने से दो अलग-अलग शब्द आपस में मिलकर एक बिल्कुल नया अर्थ और नया स्वरूप ले लेते हैं। शब्दों का यह सूक्ष्म विज्ञान बहुत गहरा है। बहुत गहरा है वाकई। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी भाषा के स्तर पर इतनी छोटी-छोटी बारीकियां इतना बड़ा बदलाव ला सकती हैं, तो क्या हमारी भाषा का ये गणित इस बात को भी प्रभावित नहीं करता कि हम इस दुनिया को, अपने समाज को या अपने रोजमर्रा के जीवन को किस नजरिए से देखते हैं? भाषा के इस विज्ञान और इसकी शक्ति पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही गहरा विचार है ये। शब्दों के जुड़ने से सिर्फ व्याकरण का निर्माण नहीं होता है, बल्कि हमारी पूरी सोच और संवाद का ढांचा बनता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।